नमस्कार। मिजाग एकेडमी से मैं जगदीश। मिजाग एकेडमी न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज सोमवार है 30 मार्च। समसामयिक घटनाओं पर प्रश्न करने से पहले आज की प्रमुख न्यूज़ हेडलाइंस क्या है, आ जाओ देखते हैं। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका में मरीजों की संख्या इटली व चीन से ज़्यादा, 86,000 से ज़्यादा अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 1300 तक मौतों की संख्या। ट्रंप शी जिनपिंग मिलकर करेंगे कोरोना वायरस का मुकाबला। इससे पहले ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस बताया था। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए। पीएम मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 25,000 से ज़्यादा मौतें हो गई। कुल मरीजों की संख्या 6 लाख से अधिक। भारत में कोरोना वायरस की जो संख्या है वो 20 मौतों की संख्या 20 तक पहुंच गई है और कुल पॉजिटिव पाए गए हैं 1,000 से पार आपके कोरोना जो विक्टिम्स कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है। पाकिस्तान में ये संख्या 1200 तक है और वहाँ 9 तक की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना की वजह से आ सकती है वैश्विक मंदी। ये ECDO जो का अंदेशा है कि हर देश की GDP है या मैक्सिमम देशों की GDP 2% तक आ सकती है। लॉकडाउन ही था एकमात्र रास्ता, कष्ट के लिए क्षमा करें, ये मोदी के बयान है। जो जहाँ है वो वहीं रहे, वहीं होगा क्वारंटाइन। घर पर आ रहे लोगों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना राहत कोष में जो PM कोरोना राहत कोष में हर कोई कर रहा है योगदान। ये आज की प्रमुख जो हेडलाइंस है। और अब आइए जो करंट अफेयर्स के मुख्य जो हमने पत्र पत्रिकाओं से जो टॉपिक्स का एनालिसिस किया, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, हमने वो प्रश्न बनाए हैं और उन प्रश्नों से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाएंगे तो आज उन्हीं को अभी शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपका करंट अफेयर्स का सेशन है। हाँ जी, तो सबसे पहले आते हैं पहले टॉपिक या पहले प्रश्न पर। पहले टॉपिक और पहले प्रश्न पे देखिए, इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू हेल्प the government of India to fight against the spread of COVID-19। कोविड-19 जो आउटब्रेक हुआ है भारत में, और इस आउटब्रेक से, इस संक्रमण से निपटने के लिए भारतीय सेना भी भारत सरकार के साथ जुड़ गई है और भारतीय सेना ने इस अभियान में अपना सहयोग देने के लिए एक नया ऑपरेशन शुरू किया है, एक नया अभियान शुरू किया है। तो वो ऑपरेशन क्या है? देखिए, ऑपरेशन नमस्कार है क्या, ऑपरेशन विनम्र, ऑपरेशन नमस्ते या ऑपरेशन निश्चय। तो आप लोगों ने भी थोड़ी बहुत जानकारी आई होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा निश्चय है, बड़ा एक अभियान है इंडियन आर्मी का। तो इंडियन आर्मी, इसमें आप ये विशेष रूप से एक तो इस पर ध्यान दें कि इंडियन आर्मी का ये जो एक्सपेडिशन है इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते इसको नाम दिया गया भारतीय सेना ने, ऑपरेशन नमस्ते। और ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ऑपरेशन नमस्ते के बारे में थोड़ा वो डिटेल जाने तो सबसे पहले जो सेना प्रमुख है वो है जनरल MM नरवणे। जनरल कौन है? जनरल MM नरवणे है। M फॉर मनोज, नेक्स्ट M फॉर मुकुंद, मनोज मुकुंद नरवणे। तो जनरल साहब ने इस अभियान की शुरुआत है वो सेना की तरफ से कर ली है और इस अभियान के मुख्य बिंदु क्या है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अभियान के मुख्य बिंदु देखिए, अभियान के मुख्य बिंदुओं में आपको ये बताएं कि अभियान जो शुरू किया गया है भारतीय सेना द्वारा, तो उसमें जो मुख्य बिंदु ये कि इसको पहला तो ये कि सेना के किसी भी पर्सनल को
छुट्टी नहीं मिलेगी, यानी कि आपको लीव नहीं मिलेगी, छुट्टी पे रोक है। तो सबसे पहली रोक किस पे है? सबसे पहले सेना ने सभी प्रकार के जो एम्प्लॉयज़ है, जो सैनिक है, आर्मी पर्सनल्स है, सभी प्रकार के जो लो पोस्ट से लेकर के हाई पोस्ट तक के सभी को छुट्टी पे रोक लगा दी। एक जो डिसीजन है वो छुट्टी पे रोक लगा दी। दूसरा है, ऐसा इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ऑपरेशन जो पराक्रम शुरू किया था, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम जो शुरू किया गया था वो 2001 में किया गया था, और उसमें भी भारतीय सेना के जनरल कह रहे कि हमने उसमें सफलता प्राप्त की थी। ऑपरेशन पराक्रम 2001 में जो शुरू किया था, 2001 में ऑपरेशन पराक्रम, और उसमें भी हमने सफलता हासिल की थी। अभी इस ऑपरेशन के लिए सेना ने 8 हेल्प सेंटर बनाए। कितने हेल्प सेंटर बनाए? 8 हेल्प सेंटर्स। देर आर 8 हेल्प सेंटर्स इन द कंट्री। 8 हेल्प सेंटर्स जो आपके कहाँ कहाँ है? तो 8 हेल्प सेंटर्स, जैसे कि 4 तो ये दिशाएं होगी, इसके अलावा जैसे कि साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऐसे करके टोटल 8 जो इन्होंने हेल्प सेंटर बनाए। इसमें जो मुख्यालय रखा गया है वो आपका कहाँ रखा गया है? जो न्यू दिल्ली में मुख्यालय रखा गया। और हेल्प सेंटर से इन्होंने हेल्पलाइन जारी की है। हेल्प सेंटर से हेल्पलाइंस नंबर दे रखी है। जनता और जो पीड़ित है उनके सहयोग के लिए उनको ये क्या करेगी, उन हेल्प सेंटर के जरिए इनके जो आर्मी के पर्सनल्स है वो जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। उन्हें जो भी सलाह चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो आपकी जो ट्रेनिंग चाहिए, ये चीज़ें सारी ये प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इन सेंटर्स पे अपने ही पर्सनल को ट्रेन करेंगे कि किस तरह जो आपके मेडिकल जो इनके जो पर्सनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे कि किस तरह इस प्रकार जो कोई विक्टिम होता है, कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसका इलाज है वो किस तरह किया जाता है, वो भी यहाँ इन सेंटर्स पे हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा इन्होंने निगरानी और आइसोलेशन, 2 चीज़ और बताइए, निगरानी और आइसोलेशन। तो निगरानी और आइसोलेशन की व्यवस्था है वो भी नहीं आके। इसके अलावा जो आर्मी के जितने भी जो हॉस्पिटल्स है, उन हॉस्पिटल्स के अंदर क्या किया कि इन्होंने जो एक कोरोना जो विक्टिम है, कोरोना जो संक्रमित है, उसके लिए अलग से बेड की व्यवस्था की है, अलग के लिए आईसीयूज की व्यवस्था की। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से उन्होंने कुछ साइड में करवा दिया कि ये उन्हीं के लिए व्यवस्था है। तो एक आइसोलेशन वार्ड तक इन्होंने हर हॉस्पिटल में बनाया। अच्छा, इसके अलावा एक ये भी इन्होंने बताया कि इन्होंने एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई है। क्या बनाई है? क्विक रिस्पॉन्स टीम। क्विक रिस्पॉन्स टीम क्या करेगी? क्विक रिस्पॉन्स का मतलब त्वरित जो आपका जो जवाब मिलना चाहिए। जो मान लिया कोरोना जो वायरस से जो पीड़ित है तो उसका कम से कम 6 घंटे के भीतर उसका हॉस्पिटल तक पहुंचना जरूरी है। ये भी इन्होंने गाइडलाइंस जारी की कि विदिन 6 आवर्स वो जो विक्टिम है वो हॉस्पिटल तक आपका पहुंचना चाहिए। तो ऐसे एक क्विक रिएक्शन की आपकी जो आपकी क्विक रिस्पॉन्स की इन्होंने टीम गठित की है। तो ये ऑपरेशन है भारतीय सेना ने जो अभी शुरू किया है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इससे बड़ा एक सहयोग मिलेगा, एक हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फ्रॉम विच एजेंसी मुंबई मेट्रो जो लाइन है, लाइन नंबर 2, तो लाइन नंबर 2 गॉट अ लोन। मतलब यहाँ एक एजेंसी है जिसने जो मुंबई की मेट्रो लाइन है वो अभी सेकंड मान लिया कि डेवलप हो रही है, और उस डेवलप होने वाली सेकंड लाइन को इस एजेंसी ने बहुत बड़ा एक लोन है वो लोन दिया है। तो लोन का जो साइज है वो लोन लगभग कितना है? 7850 करोड़। तो इतना करोड़ का जो लोन है वो देने वाली एजेंसी कौन है? क्या वो सीसीआई है? क्या वो जीका है? IMF इंडियन मॉनेटरी फंड है? या यूनाइटेड नेशंस है? तो कौन सी वो एजेंसी है जिसने ये आपका लोन प्रोवाइड किया? तो लोन प्रोवाइड करने वाले देखो हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो को भी इसी एजेंसी ने लोन दिया है। जयपुर मेट्रो को भी इसी एजेंसी से लोन मिला। बेंगलुरु मेट्रो को दिया गया, कोलकाता मेट्रो को भी दिया। तो ये इस तरह जो मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी में लोन देती आई एजेंसी है, और जापान की है। ये एजेंसी कहाँ की है? ये एक जापानी एजेंसी है जीका, जिसका पूरा नाम है आपका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जीका, जिसको आप शॉर्ट में जीका कह सकते हैं। और आई एम सॉरी, ये जो फिगर है वो 2480 का है। कितना है? 2480 करोड़, 2480 करोड़ का फिगर है। और इतना करोड़ का जो लोन है वो इस एजेंसी ने दिया है, जीका। इसका नाम क्या है? जी का नाम है। J फॉर जापान, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोऑपरेशन, A फॉर एजेंसी। तो ये एजेंसी कहाँ की है? ये एजेंसी आपकी जापान की है। और इस एजेंसी ने देखिए और दूसरे जो मेट्रोज है उनको भी इस एजेंसी ने आपका लोन दिया है।
अगला जो टॉपिक देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ यस बैंक। देखिए ये यस बैंक का सिंबल है, किसका है, यस बैंक का सिंबल है। तो यस बैंक जो हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रही है, काफ़ी जो यस बैंक के जो कस्टमर्स है, जो उनके ग्राहक है, काफ़ी इसकी उठापटक, इसकी जो उठापटक से काफ़ी परेशान हुए। तो ये वो यस बैंक है। अभी यस बैंक को गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है उससे उसको पुनर्जीवित किया है, ठीक है। वित्त मंत्रालय ने इसको सहयोग करके वापस इसको पुनर्जीवित किया, और सबसे बड़ा इसको पुनर्जीवन देने में योगदान है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। एमडी यानी इसको जो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर, जो प्रबंध निदेशक बोलते हैं हिंदी में, प्रबंध निदेशक। तो प्रबंध निदेशक जो इस बैंक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एमडी कौन होता है, सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है एमडी बैंक का, तो वो है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अब इसमें एक नई पोस्ट, जो आपका इस पोस्ट पे कोई नया शख्स है वो जो अपॉइंट हुआ है, तो वो कौन है, प्रशांत कुमार है, आर गांधी है, अनंत गोपाल कृष्णन है, या सुनील मेहता है। तो देर आर 4 ऑप्शंस, चारों में ये चारों पर्सन है वो आपके यस बैंक से ही रिलेटेड है। लेकिन अब आपको पहचानना है कि इनमें से वो अभी का जो अपॉइंटमेंट है वो इस पोस्ट के लिए आपका किसका है, प्रशांत कुमार का है। प्रशांत कुमार जो न्यूली जो अपॉइंटेड आपका एमडी है, यस बैंक के न्यूली अपॉइंटेड एमडी है। तो इसके बारे में देखिए, यस बैंक के बारे में हम ये देखें कि जैसे कि ऑप्शन में एक दे रखा था आर गांधी और दूसरा अनंत गोपाल कृष्णन। तो ये तो इससे पहले हाल ही में कुछ दिन पहले इनको क्या एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया था। एडिशनल अतिरिक्त जो प्रबंध निदेशक होते हैं, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर, जो एडिशनल डायरेक्टर जो है अतिरिक्त इनको निदेशक बनाए गए। ये 2 शख्स क्या हुए, अतिरिक्त आर जो गांधी और अनंत गोपाल कृष्णन को अतिरिक्त निदेशक बनाए गए। यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, देखो गवर्नमेंट ने ये एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लाई थी 2020, और इस 2020 की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में सबसे ज़्यादा अगर मान लिया कि जो शेयर्स परचेज किए हैं, जो शेयर्स में जो अपना हिस्सा लिया है, अपना हिस्सा रखा है, वो रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारतीय जो स्टेट बैंक है, जिसने 49% इसके शेयर खरीदे और इसमें पैसे लगाए हैं 7250 करोड़। कितने पैसे लगाए, 7250 करोड़ पैसे है वो एसबीआई ने लगाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और वो अगले 3 साल तक ये जो आपकी जो कमिटेड है 26% जो है वो आपके प्रीमियम्स है वो रखेगी। और इसके अलावा देखो आरबीआई ने क्या किया कि मैरिटोरियम लगाया है। इस एक एक्ट है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना। तो 1949 में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना, और उस एक्ट के तहत एक रिजर्व बैंक ने एक मैरिटोरियम लगाया, और उसमें एक लिमिट इन्होंने जो विड्रॉल की, जैसे कि हाल ही में आपने देखा विड्रॉल की लिमिट जो रखी है, ठीक है ना। और उस सेक्शन जो 55 ये है, ये सेक्शन आपका यूज हुआ है। ये सेक्शन किस लिए यूज हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस के लिए। रेस्ट्रिक्शन अंडर विच जो आपका यही आपका जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत जो आपकी जो धारा है 55A, सेक्शन 55A के तहत जो लिमिट को एक रखा है, एक रेस्ट्रिक्शन डाला है आरबीआई ने। तो एक्टिविस्ट जो भी है, जो फाइनेंशियल एक्टिविस्ट है, उनको आपको इन्होंने क्या किया, इसी एक्ट के तहत टेम्पोररी बैन कर दिया। सुनील मेहता जैसे कि ऑप्शन में दे रखे हैं, वो कौन है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। वो कैसे चेयरमैन है, नॉन एग्जीक्यूटिव। इस बैंक का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में, और इसकी टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। अवर एक्सपर्टाइज को आप एक्सपीरियंस कीजिए। तो ये आपका इस बैंक का टैगलाइन है, एक्सपीरियंस अवर टैगलाइन। हमारी जो इसका जो बैंक का टैगलाइन है वो एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। हमारी जो विशेषज्ञता है, हमारी जो एक्सपर्टाइज है, उसको आप अनुभव करें। तो ये है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, कोरोना लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों के लिए ईसाक नाम का एक प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। ईसाक नाम का क्या है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ड्यूरिंग लॉकडाउन। जो कोरोना लॉकडाउन है, इसी के दौरान ईसाक नाम से एक आपका प्रोग्राम है वो क्या किया, लॉन्च किया गया है। तो हु स्टार्टेड ये प्रोग्राम किसने शुरू किया, क्या ये आईआईटी दिल्ली ने किया, आईआईटी मद्रास ने किया, आईआईटी गांधीनगर ने किया, या आईआईटी मुंबई ने किया। तो ये ऑप्शन आपका है कि आईआईटी गांधीनगर ने ईसाक को स्टार्ट किया। अब ईसाक क्या है, जहाँ तक ईसाक को आप जानते हैं कि किस प्रकार का प्रोग्राम है। ईसाक देखो, आपने नाम सुना होगा न्यूटन का, जिनका पूरा नाम है सर इसाक न्यूटन। न्यूटन सर का पूरा नाम क्या है, सर इसाक न्यूटन। तो न्यूटन से इंस्पायर होके जो आईआईटी माल्या गांधीनगर के जो स्टूडेंट्स है, तो वो स्टूडेंट्स क्या किया, उन्होंने गांधीनगर आईआईटी से
जो स्टूडेंट्स है वो इंस्पायर कहाँ से हुए, इसी नेम से इंस्पायर, और इसी नेम को इन्होंने रखा इसहाक न्यूटन। ठीक है, इसहाक न्यूटन। और न्यूटन्स के आपने साइंस यानी फिजिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे। ठीक है ना, न्यूटन्स का पहला नियम, न्यूटन्स का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तो ये वो जो साइंटिस्ट है न्यूटन, तो न्यूटन के ही इस नाम का पहला शब्द है इसहाक। और वहीं से इन बच्चों ने क्या किया, वहां से इंस्पायर होकर जो प्रोग्राम का नाम इन्होंने रख दिया इसहाक। और ये इसहाक अभी इन्होंने कोरोना मतलब क्या कि विद्यार्थियों को एंगेज करने के लिए, ताकि विद्यार्थी एक दूसरे की मदद कर सके, समाज की मदद कर सके, देश की मदद कर सके, इन्होंने इस वजह से IIT के, देखिए इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका, ये आपका कहाँ है, गांधीनगर में। तो गांधीनगर के इस IITians ने, गांधीनगर के इन IITians ने एक ये प्रोग्राम है वो लॉन्च किया, और इस प्रोग्राम को नाम क्या दिया गया, इसहाक के बाद देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इन विच स्टेट निशी ट्राइब इज फाउंडेड, यानी कि ये एक जनजाति है और बहुत ही प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है निशी। तो निशी जनजाति है वो, ये प्रश्न पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, भारत के किस क्षेत्र की ये जनजाति है जिसका नाम है निशी। ये जनजाति आप जिसको आप पिक्स में देखिए, इस पिक्स में आपको दिख रहा है, ये जो जनजाति है और भारत के किसी एक राज्य से बिलोंग करती है। तो ये आपको ऑप्शन देखना है, आंध्र प्रदेश की है, तेलंगाना की है, केरला की है या अरुणाचल प्रदेश की है। तो ये किस स्टेट की आपकी जनजाति है जिसका नाम है निशी। तो निशी जनजाति आपकी अरुणाचल प्रदेश यानी AP की है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पहला जो राज्य है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है। सूर्य की पहली किरण हमारी अरुणाचल प्रदेश को ही स्ट्राइक करती है। तो सूर्य की जो फर्स्ट रे स्ट्राइक जो करती है वो आपका अरुणाचल प्रदेश यानी AP को करती है। अरुणाचल प्रदेश जिसके बारे में हमने पहले के एपिसोड में इसका पूरा आपको डिटेल बता दिया था कि इसके CM कौन है, इसके अंदर जो लोकसभा राज्यसभा की क्या सीट है, इसके अंदर आपकी जो विधानसभा की क्या सीट है, तो इसका हमने पूरा डिटेल कर दिया इसकी। लेकिन यहाँ अभी जो टॉपिक है वो आपका है जनजाति का। तो जनजाति के बारे में जो आपको यहाँ जो देखना है वो देखिए कि प्रमुख रूप से ये किन जिलों में ये जनजातियाँ, अरुणाचल प्रदेश के जिन जिलों में ये जनजातियाँ पाई जाती है उन जिलों में आपका है पापुम है, पारे है और ईस्ट कामांग है। पापुम, पारे, ईस्ट कामांग, जैसे इजीली यू कैन लर्न इजीली पापुम, पारे, ईस्ट कामांग। तो ये तीन जो प्रमुख जिले हैं, अधिक से अधिक जो आपको जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश के इन 3 जिलों में ही मिलेगी, 3 जिलों में मिलेगी। इनको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो है आपकी बांगनी। तो इनको बांगनी नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन इसके अलावा जो ईस्टर्न भूटान है, मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो पड़ोसी भाग है भूटान का, उस एरिया के अंदर भी आपको ये जनजाति मिल जाएगी। ये एक आप कह सकते हैं कि एक सिंगल लार्जेस्ट आपकी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। एकमात्र सबसे जो अधिक जनजाति अगर मिलेगी इस प्रदेश में तो वो आपको मिलेगी निशी जनजाति मिलेगी। इसकी भाषा है तो टिबेटो बर्मन, मतलब ये कि भाषा तिब्बत और बर्मी दोनों भाषाओं से, तिब्बती और बर्मी दोनों भाषा से प्रभावित है। इस वजह से यहाँ की जो भाषा है वो आपकी तिब्बतो बर्मियन, तिब्बती बर्मी जो भाषा का मिक्सअप हो गया। तो ये भाषा ये कौन सी बोलते हैं, टिबेटो बर्मी भाषा बोलते हैं। अब ये अपना जो भरण पोषण कैसे करते हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर जो आपके स्लैश और बर्न टाइप के एग्रीकल्चर है, फिर ये हंटिंग यानी शिकार, इसके अलावा फिशिंग, तो ये वो इनके तरीके हैं। एग्रीकल्चर भी करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर स्लैश और बर्निंग की जो एग्रीकल्चर करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए ये संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। ये जो जनजाति है वो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करती है। और अन्य जो जनजातियाँ हैं उसका काफ़ी डिटेल है, लेकिन इनमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैं अगर बताऊं तो वह शेडुक पैन। शेडुक पैन जनजाति वो जनजाति है जो बारडो डांस, यहाँ का जो एक डांस जो हमने पहले अपने एपिसोड में बताया था, बारदो नृत्य। बारदो नृत्य जो जनजाति प्रमुख रूप से इसमें जो जनजाति इस नृत्य को जो प्रोग्राम को इस नृत्य को करती है वो आपको है आपकी बारदो नृत्य है। और उस नृत्य को करने वाली जाति है वो जनजाति कौन सी है, वो है शेडुक पैन। तो शेडुक पैन जनजाति का संबंध है बारदो नृत्य से। देखो बारदो छम है पूरा नाम इसका, बारदो छम नृत्य। और बारदो छम नृत्य जो हमने पहले एपिसोड में पढ़ा था कि छम नृत्य हम जानते हैं कि ये तिब्बती साइड का नृत्य है। और
तिब्बत के जो बौद्ध धर्मावलंबी है उनके द्वारा ये आपका नृत्य किया जाता है छम। लेकिन यहाँ का एपी का अरुणाचल प्रदेश के अंदर शेरडुकपे नामक जनजाति है वो बारदो छम नामक नृत्य करती है। ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है। इसको आप हिंदी में लोक नृत्य कह सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर नृत्य है। हमने अपने पहले एपिसोड में इसको पूरा डिटेल बता दिया है। आप पहले के एपिसोड में इसको आराम से देख सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड है और आप इसको मल्टीपल टाइम्स में आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए, GOI हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम टू कनेक्ट डॉक्टर्स ड्यूरिंग कोविड-19। यहाँ GOI का मतलब मैं बता देता हूँ। GOI क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो भारत सरकार ने डॉक्टर्स को जोड़ने के लिए, देखिए अभी हाल ही में दिल्ली में या देश के और कई जगहों में हमने देखा कि लोग डॉक्टर्स पे अटैक किया, लोगों ने डॉक्टर्स पे अटैक किया। तो ये एक बहुत हीन जो कृत्य माना जाता है क्योंकि डॉक्टर्स हमें बचाते हैं। डॉक्टर्स हमें इस महामारी से बचाने वाले गॉड है। और हमारा पेशेंस क्यों टूट रहा है? हमें पेशेंस रखना चाहिए और ये जो कृत्य हम कर रहे हैं ये भविष्य में कभी ना करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए या इस कोविड-19 को लेकर के डॉक्टर्स में जुड़ाव रखने के लिए ये अपनी एक जो जानकारियां शेयर कर सके, जो इम्पोर्टेंट जो इस कोविड-19 को लेकर के जो भी ज्ञान है, जो भी अपनी जो एक्सपर्टाइज है वो शेयर कर सके डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स। तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया। और वो प्रोग्राम क्या है? कॉन्टी है, कनेक्ट इंडिया है, फाइटिंग डॉक्टर्स है या नमस्ते डॉक्टर्स है। तो ये 4 प्रकार के आपके सामने ऑप्शन है। तो अंदाज लगाइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया डॉक्टर्स को लेकर के या डॉक्टर्स को जोड़ने के लिए। देखो क्या इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम की जो उद्देश्य है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो है टू कनेक्ट डॉक्टर्स। सारे देश के डॉक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और वो प्रोग्राम है कॉन्टी। कौन सा प्रोग्राम है? कॉन्टी। तो ये जैसे गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, इसने ये बताया कि आपकी सेवा में 24/7 2400 घंटे उपलब्ध रहेंगे। 24/7 यानी कि 7 दिनों तक और हर दिन 24 घंटे आपको डॉक्टर्स है वो मिलेंगे। ये मतलब ये जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया, इस प्रोग्राम के जरिए आपको डॉक्टर्स है वो आपको सलाह देने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपको एक्सपर्टाइज देने के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। कोविड-19 है वो आउटब्रेक को लेकर के। तो 24 घंटे आपके उपलब्ध रहेंगे। 6 लाइन एक साथ साइमल्टेनियसली चलेगी। 6 लेन में ये काम करेगी ये डॉक्टर्स की टीम। और इसको ऑपरेट करने वाली जो मेडिकल जो टीम है या एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ऑपरेट करने वाला जो सबसे बड़ा देश का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये आपका क्या करेगा, इस प्रोग्राम को ऑपरेट करेगा, ये प्रोग्राम को संचालित करेगा। इस प्रोग्राम को जो आपको रेगुलेट करने वाला, कंट्रोल करने वाली बॉडी है वो आपका एम्स है। और ये 6 लाइन्स इसमें एक साथ साइमल्टेनियसली 6 लाइन चलती रहेगी। 24/7 आपको इसके जरिए सर्विस मिलती रहेगी। अगला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है स्वयं प्लेटफॉर्म है वो कौन सा मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। यहाँ पूछा है कि विच मिनिस्ट्री, भारत की ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस स्वयं प्लेटफॉर्म को संचालित करती है। और स्वयं इसका फुल फॉर्म क्या है, ये प्रोग्राम देश में कब लॉन्च हुआ, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, देश में ये प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ और कौन सा मिनिस्ट्री है भारत का वो इसको संचालित करता है, इसको रन करता है। तो देखिए पहला एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री हो गया या HRD मिनिस्ट्री हो गया। तो हम आपको बता देते हैं कि ना एग्रीकल्चर जो फार्मर वेलफेयर है, ना हेल्थ एंड फैमिली का है, ना होम मिनिस्ट्री, ना गृह मंत्रालय। इसमें आपका मंत्रालय कौन सा होगा, देखिए फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। स्वयं जो आपका जो प्लेटफॉर्म है ये किसके लिए है, ये प्लेटफॉर्म जैसे कि इसका जो सिंबल है, इसका जो सिंबल है वो आपको रिप्रेजेंट करता है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। ये आपको एकदम जो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला है। अभी कोविड-19 को लेकर के बच्चे अपने घरों में, स्टूडेंट्स जो है वो सभी अपने घरों में कैद है। तो कैद का मतलब है कि उनको एजुकेशन तो चाहिए,
एजुकेशन से अगर वो जुड़े रहेंगे तो अपना टाइम भी अच्छी तरह से पास होगा और कोविड-19 का जो टेंशन है वो दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। तो क्योंकि टेंशन भी काफ़ी हद तक लोगों को बीमार कर लेता है, भले ही वो कोविड का प्रभाव नहीं हो, कोई दूसरी बीमारी भी का भी शिकार हो सकते हैं। तो ये एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे कि हमारा जो चैनल है ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। हमारा जो चैनल है मिजाग एकेडमी, और इस कोरोना जो आउटब्रेक होने के बाद हमने इस प्लेटफॉर्म को एकदम फ्री कर दिया है। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो लेसन्स, जो किसी भी क्लास के लेसन्स हैं वो सारे हमने फ्री कर दिए। लाइक दैट ये भी एक स्वयं क्या है, ये भी एक ऑनलाइन फ्री एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए सबसे दिमाग में रखना कि नाम है स्वयं, और HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको आप मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय कह सकते हैं, इसका हिंदी में क्या कह सकते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या नाम है इस मंत्रालय का नाम? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको आप HRD मिनिस्ट्री के नाम से भी HRD मिनिस्ट्री, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसने इस स्वयं को जारी किया। हालांकि इस स्वयं आज का नहीं है, कल का नहीं है, ये स्वयं जो जारी हुआ वो हुआ 2014 में। ये कब जारी हुआ? 2014 में इस जो स्वयं को जारी किया गया। तो देखिए इस स्वयं की फुल फॉर्म क्या दिख रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जारी किया। स्वयं का मतलब होता है स्टडी वेब्स ऑफ व्हाट? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका जो लॉन्च हुआ वो 2014 में ये स्टार्ट हुआ। तो इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स फॉर व्हाट? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, एक्टिव जो सक्रिय जो सीखने की जो वेब है वो फॉर व्हाट? इंस्पायरिंग माइंड्स के लिए। जो स्टूडेंट्स हमारे इंस्पायरिंग माइंड्स में आते हैं, सारे स्टूडेंट्स इंस्पायरिंग माइंड है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया। स्वयं इसका नाम है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, और इसको प्रोवाइड किया है HRD मिनिस्ट्री ने। तो इसको HRD ने डेवलप किया है, ठीक है ना। और किसके सहयोग से किया है वो आप ध्यान रखिए, IIT मैड्रास के सहयोग से, IIT चेन्नई के सहयोग से। चेन्नई IIT ने HRD मंत्रालय के साथ मिलकर स्वयं को डेवलप किया है। ये जो एक ऑनलाइन एजुकेशन आपका पोर्टल है, एक एजुकेशन आपका प्लेटफॉर्म है, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल वैसा ही, हमसे कई गुना हो सकता है कि बेटर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, IIT मैड्रास ने इसको डेवलप किया है। वो मिजाग एकेडमी भी एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और अभी भी ये फ्री है। अभी हम किसी भी कोर्सेज की कोई भी चार्ज नहीं लेते। मिजाग एकेडमी ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। तो मिजाग एकेडमी, बस ये फ़र्क है कि बस ये MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। और आजकल अभी कोविड-19 के बाद इसके ऊपर इसका जो एक्सेस है, वो एक्सेस ये कहता है कि 3 टाइम्स बढ़ गया, 3 गुना। जो पहले था उसका 3 टाइम्स एक्सेस बढ़ गया। इसका एक्सेस कितना बढ़ गया? देखिए 3 गुना इसका एक्सेस बढ़ गया है ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान। इसकी जो इस पे जो आने वाले जो स्टूडेंट्स है वो 3 गुना इस पे बढ़ गए हैं। तो ये आपका है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन स्वयं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द 5-minute COVID-19 टेस्ट किट दैट कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर एंड इट इज स्मॉल एंड पोर्टेबल? कौन सी कंपनी ने कोविड-19 का जो 5 मिनट का टेस्ट किट लॉन्च किया है, जो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, विश्व के किसी भी कोने में इस्तेमाल हो सकता है? एक ऐसा कोविड-19 टेस्ट किट है वो किसी ने डेवलप किया है। तो ये कह रहा है क्या यूनिलीवर है, या एबॉट लैब्स है, फेसबुक है, सिप्ला है, या एक मैं ऑप्शन अपनी तरफ से भी आप कह सकता हूं, या माई लैब्स है। तो माई लैब्स ने किया, यूनिलीवर ने किया, फेसबुक ने किया, सिप्ला ने किया, या एबॉट लैब्स ने किया? तो यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा एबॉट लैब्स। जैसा कि नाम से लगता है कि ये इंडिया का कोई लैब तो नहीं है, ये लैब है आपका USA, अमेरिकन लैब है। कहाँ का है? USA, ठीक है। कोविड-19 जो नोवेल कोरोना वायरस है, इसकी टेस्ट करने का ये एक किट इन्होंने डेवलप किया है। यहाँ जैसे कि इन्होंने मास्क के बारे में थोड़ा लिखा है, ओनली वियर ए मास्क इफ यू हैव सिम्टम्स, cough, fever or difficulty in what? Breathing. You are caring for a COVID-19 suspect, confirmed patient, and you are a health worker.
इफ यू आर ए हेल्थ वर्कर अटेंडिंग टू पेशेंट्स विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो ये तो जो आपकी टैगलाइन जो है, ये जो एडलाइन है वो तो आपकी एबॉट लैब्स की है। तो ये एबॉट लैब्स जिसके बारे में कहा गया कि एबॉट लैब का जो टेस्टिंग किट है इट विल बी अ मेजर गेम चेंजर, ये वाकई एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि 5 मिनट में ये पता लगा लेगा कि किसी को कोविड-19 संक्रमण है या नहीं। सिर्फ 5 मिनट में ये किट पता लगा लेगा कि किसी को अगर वो संक्रमित है तो 5 मिनट में पता चल जाएगा, अगर वो संक्रमित नहीं है तो 13 मिनट लगेंगे। इसमें ये ध्यान रखना, संक्रमित हो उसको सिर्फ 5 मिनट में भी ये टेस्ट कर लेगा, अगर संक्रमित नहीं है तो उसको 13 मिनट्स लगेंगे। तो ये पूरे विश्व में एक बहुत ही शानदार किट है, वो आपका डेवलप हुआ है और इसको डेवलप किया है यूएस अमेरिका की एक लैब ने, उसका नाम है एबॉट। 1 अप्रैल से ये किट आपको मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। और एबॉट लैब्स के जो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है जॉन फ्रेड्स है। कौन है? जॉन फ्रेड्स। जॉन फ्रेड्स क्या है? जॉन फ्रेड्स के वाइस प्रेसिडेंट है, इस लैब के वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गवर्नमेंट हैज हाइक द डीएनएस अलाउंस, यानी डीए बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। तो किस, देखिए यहाँ कौन है? स्टेट गवर्नमेंट का पूछ रहे हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में से कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने इस कोविड-19 के माहौल में, कोविड-19 के इस माहौल में अपने जो कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, अपने जो पेंशनर्स है, उनके लिए 21% तक का डीए कर दिया है। तो पहले तो ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को आपको पहचानना है। ऑप्शंस में देखिए, यूपी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट है या राजस्थान गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो पहले तो आपको वो गवर्नमेंट पहचाननी है। उसके बाद ये देखना है कि उस गवर्नमेंट ने जो डीए आपका बढ़ाया है, तो ये टोटल बढ़ाया कितना है? 4% बढ़ाया है। 4% का मतलब पहले ये 17% था और अब कितना हो गया? अब आपका ये देखिए पेंशन प्लान, यहाँ इसमें आपने पेंशन प्लान शो किया है, तो 17% से हाइक हुआ है और ये पहुंच गया है 21%। तो ये जो आपका डीए है, ठीक है ना, डीएनएस जो अलाउंस है, ये आपका 21% जो हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए DNS has been increased from 17 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड परमिशन। सो ये जो ऑप्शन आपका है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट ने, जैसे कि केंद्र ने सबसे पहले बढ़ाया था, तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान ने इसको बढ़ा दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 21% कर दिया था, 17% से बढ़ा करके। तो इसी को जो राजस्थान गवर्नमेंट है आपका जो लागू किया है, तो वो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? राजस्थान गवर्नमेंट। विच बैंक डिसाइडेड टू कट द रेपो रेट बाई 75 बेसिस पॉइंट्स BPS मेकिंग लोन्स एंड EMIs चीपर। मतलब इससे क्या हो जाएगा कि जो आपको लोन मिल रहे हैं और जो आप EMI भर रहे हैं, ये आप दोनों को सस्ता, चीपर का मतलब सस्ता करने के लिए कौन सी बैंक है जिसने रेपो रेट आपकी होगी मान लिया RR, और एक होती है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना, RRR। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में क्या किया, अभी इस क्वेश्चन में है कि 75 जो BPS है वो आपका रेपो रेट में कमी की, कितने कमी की गई है? 75। तो वो बैंक कौन सी है जिसने ये ऐसा किया है? तो वो बैंक आपकी कौन सी है? यूको बैंक है, SBI बैंक है, एक्सिस बैंक है या ICICI बैंक है? तो वो कौन सी बैंक है आपको देखना है। हाँ जी, हाँ, तो वो ऐसा है कि RBI ने, देखो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कम ज़्यादा करना RBI का काम है। लेकिन SBI ने क्या किया कि RBI की जो घोषणा होने के बाद जो ये फायदा दिया है,
आपका जो ईएमआईज पे जो फायदा दिया है, जो आपकी जो लोन पे ऋण कम किया है, वो आपका एसबीआई ने किया है। तो इन्होंने जो रेपो रेट को कम करने के बाद जो ईएमआईज और लोन जो देने वाली जो बैंक है वो आपकी एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने 1 अप्रैल से इसकी जो स्कीम लागू होगी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस जो जो रेपो रेट है वो आरबीआई के कम करने के बाद स्टेट बैंक ने इसको अपने शेड्यूल में लागू किया गया और इसको 1 लाख पर 52 रुपए इसने स्टेट बैंक ने कम किया है। तो कौन सी बैंक ने कम किया है? यहाँ यही कम किया है स्टेट बैंक ने। तो किस बैंक ने कर्ज और ईएमआई को सस्ता करते हुए 75 बीपीएस तक रेपो रेट को तय किया? मतलब ये जो बैंक जो आपकी है वो एसबीआई है, ठीक है नहीं। लेकिन अगर आप ये कहें कि रेपो रेट, तो रेपो रेट डिसाइड करने वाली बैंक एसबीआई नहीं होती, ये सिर्फ एसबीआई ने रेपो रेट जो आरबीआई ने कम की उसके अकॉर्डिंग 75 बीपीएस जो बेसिस पॉइंट कम करके स्टेट बैंक ने क्या किया, 75 जो बीपीएस कम करके ईएमआई और आपका लोन है वो सस्ता कर दिया। तो इनमें आपका यूको बैंक नहीं है, एक्सिस बैंक नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, लेकिन बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो एक तो ये जो आपका कम किया है वो उन लोन पे है जो 30 साल तक के लोन लिए गए, 30 ईयर्स तक के जो लोन है उनमें ये कम किया गया, ठीक है। किस पे किया, कम किया गया? 30 ईयर्स के लोन पे कम किया गया। अब आपको अगर ये बताएं कि वाकई ये जो आप रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, या आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसके प्रमुख बिंदु क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने अभी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया है, उसकी एक समीक्षा की है। ये समीक्षा बैठक हालांकि अप्रैल में होनी थी, समीक्षा बैठक जो इसकी थी वो प्रस्तावित थी अप्रैल में, लेकिन कोविड-19 की वजह से ड्यू टू कोविड-19 जो आउटब्रेक हो गया और उस वजह से इनको कुछ दिन, हो सकता है कि 10 या 15 दिन पहले इनको ये समीक्षा करनी पड़ी। तो ये है आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा, ठीक है ना। आरबीआई की जो मौद्रिक समीक्षा है, तो ये मौद्रिक समीक्षा भी आरबीआई ने लाई। देखो आरबीआई ने क्या किया कि रेपो रेट में 0.75% की कमी कर दी, 0.75। अभी जैसे हमने इसी जो लास्ट क्वेश्चन में आपको देखा था कि 75 बीपीएस जो रेपो रेट जो कम हुई है, तो इसको कम किया है, जैसे कि एसबीआई ने सबसे पहले इसको लागू किया है। तो 75% जो आपकी रेपो रेट है, REPO रेपो रेट, तो आरबीआई ने क्या किया, इसको इतने परसेंट है उस 0.75% कम कर दिया। रेपो रेट को कितना कम कर दिया गया? 0.75। और ईएमआई में ग्राहकों को छूट दे दी है, जो आपकी मासिक किस्त है उसमें ईएमआई में आपको छूट दे दी कि 3 महीने तक आप ईएमआई नहीं भरे तो भी चलेगा, और आपके पास अवेलेबल है तो यू कैन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने की आरबीआई ने ईएमआई में छूट दी। तो देखो रेपो रेट आपकी होगी 75% कम। रेपो रेट कितनी कम की गई? 75% कम कर दी। तो रेपो रेट जो कम करने के बाद देखिए, रेपो रेट जो आपकी बैंकों की जो वर्किंग कैपिटल, जो कार्यशील पूंजी होती है, उस पर देखिए आरबीआई ने 3 महीने के लिए ब्याज में छूट की है, 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए 3% की बैंकों को छूट दी है कि जो अपने पास जो वर्किंग कैपिटल रखते हैं, जो उनके पास जो कार्यशील पूंजी है, और वो कार्यशील पूंजी जो आरबीआई की बिहाफ पे होती है, उस पे जो आपका ब्याज है, उस ब्याज में जो आरबीआई ने 3% की छूट रखी है। कितने परसेंट की छूट रखी है? उस पे आपका 3% की छूट रखी है। तो आप ये समझ रहे होंगे, जो आपका जो रेपो रेट है और एक रिवर्स रेपो रेट है। तो रिवर्स रेपो रेट जैसे कि हम कहते हैं कि जो पैसा बैंक आरबीआई में रखती है उसके ऊपर जो ब्याज लगता है, तो वो दर होती है रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट जो पैसा आरबीआई का, इनको एक अलग, जो इनके पास जो आरबीआई का पैसा होता है और आरबीआई के पैसे पे जो आपका ब्याज लगता है, वो आपका रेपो रेट होता है। एक और रेट है और वो है आपका सीआरआर, जिसको आप कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो यहां जो टर्म आई आपकी, देखो RR रेपो रेट और RRR
रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और उसके बाद है CRR जो कैश रिजर्व रेशियो। तो ये तीन चीजें आपको समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? तीन चीजें समझना। जैसे कि हमने जो रिवर्स रेपो रेट बताया, तो रिवर्स रेपो रेट में 0.9% की कटौती है वो की गई है। रिवर्स रेपो रेट है ना, RRR, RRR में टोटल जो कटौती की है RBI ने वो 0.9% कटौती, और ये अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। अब तक की सबसे बड़ी कटौती, मतलब इससे पहले जो बड़ी कटौती हुई वो 2009 में हुई थी। उसके बाद की सबसे बड़ी कटौती है आपकी RRR, सबसे बड़ी कटौती, सबसे बड़ी कटौती इसको माना जाता है आपका। रिवर्स रेपो रेट में कितने परसेंट की कटौती की गई RBI ने? 0.9% की कटौती कर दी गई। और कटौती करने के बाद रिवर्स रेपो रेट को कितना कर दिया गया? रिवर्स रेपो रेट को 4% कर दिया गया। तो जैसा कि मैंने ये कहा कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट इकोनॉमिक टर्म है, और इसमें ये आपको समझना है कि जो पैसा बैंक रिजर्व बैंक में जमा करती है और उस पैसे पे जो ब्याज RBI देती है बैंकों को, वो आपका होता है RRR, रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है? RRR यानी रिवर्स रेपो रेट। तो RRR में ये समझिए, अगर 0.9% की इतनी बड़ी कटौती की तो बैंकें हताश होगी, बैंकों को लगेगा कि हमें ब्याज कम मिलेगा, तो बैंक जरूर इसमें हताश होगी। लेकिन रिवर्स जो रेपो रेट है वो आपकी 4% कर दी गई। तो रिवर्स रेपो रेट कितनी कर दी गई? 4% कर दी गई। अच्छा, दूसरा जो मैंने जैसे आपको बताया था कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसको 1% कम किया गया है। CRR इसको 1% कम किया गया, और कम करके और CRR कितना कर दिया गया है? 3%। कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या है? कैश रिजर्व रेशियो मतलब बैंकें क्या है कि एक जो रिजर्व कैश का एक पोर्शन है वो एक रिजर्व रखती है, ठीक है ना। उसको मतलब अपने पास जितने जो डिपॉजिट, मान लिया कि 100 रुपये अगर डिपॉजिट हो, तो उस 100 रुपये का कुछ एक जो हिस्सा होता है वो उनको रिजर्व के रूप में रखना होता है। वो मतलब ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होता है। रिजर्व का मतलब वो एक आरक्षित रखता है। तो जो बैंक है जो रिजर्व जो मनी रखती है, उसके ऊपर जो ब्याज जो RBI लगाती है, तो उसको उन्होंने 1% कम किया है और 3% तक कम कर दिया है। तो ये है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है ना। मतलब जो ब्याज नहीं है, कैश रिजर्व रेशियो है, मतलब आपको 3% तक कैश को रिजर्व रखना है। ये 3% क्या है? कैश रिजर्व रहेगा। तो 3% तो आपको कैश, 1% पहले जैसे मान लिया कि इसका मतलब 1% कम किया गया, तो पहले ये 4% था। 4% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपये आप मान लिया एक साइड में आप रिजर्व के रूप में रखते हैं, तो 100 रुपये का 4% का मतलब ये हुआ कि आपको 4 रुपये आपको साइड में रखना है, 4 रुपीज़। अभी वो आपको कितना रखना पड़ेगा? 3 रुपीज़। तो ये कैश रिजर्वेशन बैंकों को अपनी जो डिपॉजिट अमाउंट का एक परसेंटेज अलग रखना पड़ता है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो मुझे लगता है कि आपने जो 3 टर्म है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो, जैसे कि मैंने आपको 3 जो आपकी टर्म बताई है, रेपो रेट ये जो RBI तय करती है, और रेपो रेट जो पैसा RBI का पैसा जो बैंकों के पास होता है उस पर जो बैंक ब्याज लेती है उसको आप रेपो रेट कहेंगे। रिवर्स रेपो रेट बैंक जो RBI के पास पैसा रखती है उस पर ब्याज दिया जाता है, वो RBI ब्याज देगी, या RBI ब्याज देती है, या RBI ब्याज लेती है। और CRR का मतलब है कि RBI ये तय करती है कि बैंकों को एक साइड में रिजर्व के रूप में उनको कैश कितना रखना होता है, दैट इज कॉल्ड CRR। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो और जुटाए हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूं, वो आप देखिए। एक था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि एक ऑनलाइन मंच है। ऑनलाइन मंच एक नाम से एक कोई टर्म है वो आगे। तो प्रश्न ये है कि हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए ऑनलाइन मंच नामक प्रस्ताव है वो सार्क देशों के बीच चर्चा का विषय रहा। हाल में हमने सुना कि एक देयर शुड बी एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर होम अमोंग सार्क कंट्री, सार्क देशों के बीच में संवाद को जो जारी रखने के लिए
विचारों के आदान प्रदान के लिए कोविड-19 को लेकर के एक दूसरे के साथ जो भी जो प्रक्रिया है कोविड-19 को लेकर, जो भी पॉलिसीज जो प्रैक्टिसेस आ रही है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सार्क देशों के बीच में बने। इसके लिए एक राष्ट्राध्यक्ष, सार्क देशों के जितने जो सदस्य देश है उसमें से एक राष्ट्राध्यक्ष ने इस प्लेटफॉर्म को लाने के लिए एक जो संदेश दिया है, एक जो आप समझिए इसको प्रस्ताव दिया है, प्रपोजल दिया है। तो वो राष्ट्राध्यक्ष कौन है? वो राष्ट्राध्यक्ष मतलब कहाँ के हैं? वो राष्ट्राध्यक्ष आपके क्या नेपाल के हैं? दूसरा ऑप्शन है क्या वो श्रीलंका से है? तीसरा ऑप्शन है क्या वो पाकिस्तान से है? या चौथा ऑप्शन है क्या वो इंडिया से हैं? ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने ये एक प्रस्ताव रखा है कि हमारा जो सार्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सार्क ऑर्गेनाइजेशन के जो भी देश जुड़े हैं उनके बीच में हमारा जो संवाद है उसका आदान प्रदान हो, विचारों का आदान प्रदान हो। कोविड-19 को लेकर के ये प्रस्ताव रखा गया। तो ये रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव किसने रखा है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो मोदी जी ने क्या बताया कि कोविड-19 से जुड़ी सूचनाएं, ज्ञान, विशेषज्ञता और इससे मुकाबले के संबंध में अच्छी पहल का आदान प्रदान करना, गतिविधियों एवं संवाद के बहुउद्देशीय माध्यम का काम करेगा ये मंच। गतिविधियों में क्या क्या है? आपदा कर्मियों के जो ऑनलाइन प्रशिक्षण होने, ज्ञान को साझा करना, बीमारी की निगरानी की विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना, नए उपचार संबंधी शोध करना। तो पीएम मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सार्क देशों से संवाद हुआ और उस संवाद के दौरान भारत की ओर से इस बीमारी की जो निगरानी है, लोगों के जो संपर्कों की पहचान, मतलब करना क्या है कि जो कोविड-19 जो आउटब्रेक हुआ, इस संक्रमण हो रहा है, तो एक तो इसकी निगरानी करनी, लोगों के संपर्कों की पहचान कि एक किसी को अगर मान लिया कि वायरस है वो अटैच हो गया है तो उसके संपर्क कितने कितने लोगों तक पहुंचे हैं, उन संपर्कों की पहचान भी करनी पड़ेगी। यात्रा पे प्रतिबंध, जिस तरह की जो आपका जो लॉकडाउन वगैरह के जरिए यात्रा पे प्रतिबंध लाया जाता है, ये भी एक मजबूरी, ये भी करना पड़ेगा। खतरे का मूल्यांकन करना कि जो डेंजर है वो देश के अंदर कितनी है, वो सूरत को बदल सकता है, फिर उसका उपचार लीजिए। पृथक रहने के क्या उपाय है, घरों में भी अगर पृथक रहना है तो किस तरह रहना है, आइसोलेशन का जो प्रोसेस हो गया, मरीज से जुड़े जो प्रबंधन आयाम, मतलब जो आपका जो मैनेजमेंट, जो आपका टूल क्या क्या है, मैनेजमेंट के टूल्स को आप यूज़ करोगे पेशेंट से जुड़े हुए। स्वास्थ्य कर्मियों को लीजिए, स्वास्थ्य कर्मियों की विभिन्न जो आयामों पर कि स्वास्थ्य कर्मी किस तरह एक्ट होंगे, खुद को किस तरह बचाएंगे और रोगियों को किस तरह ये बचाएंगे, तो उनको लेकर के इस प्रकार की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने क्या किया, इसको पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको संवाद को अंजाम दिया है। इस संवाद को किया है, संवाद हुआ है जो सार्क देशों के जो राष्ट्राध्यक्षों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो उसको लेकर के एक मंच है वो जो इस मंच का सुझाव जो एयर हुआ है, और इस मंच को अभी देखिए अस्तित्व में अभी नहीं आया है, लेकिन अभी सिर्फ एक प्रस्ताव हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कि इससे सदस्य देशों को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक इतना इजी या सरल नहीं है जिसको आप इजी लें, सरलता से लें। तो ये एक इस पे एक प्रश्न बन सकता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिटवीन सार्क कंट्रीज। एक और प्रश्न है वो आप देखिए, एक प्रश्न है जो अभी हमने हाल ही में सुना है कि कोविड-19 जो आपका संक्रमण हुआ है, इसकी अब तक क्या है, कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। क्या नहीं बनी है? कोई भी दवाई नहीं बनी है। नो वैक्सीन, कोई भी आपकी वैक्सीन है वो नहीं बनी है। तो वैक्सीन नहीं बनी है, इस लिहाज से भारत के अंदर एक अस्थायी रूप से जो अवेलेबल वैक्सीन्स है, उन वैक्सीन्स का डॉक्टरों ने जो टेस्ट किया, कोरोना जो पीड़ित हुए और उसका रिजल्ट मिला है, और उसका रिजल्ट मिलने से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि वो पर्टिकुलर हमारी जो वैक्सीन है उसका एक्सपोर्ट नहीं होगा, उसका सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पे जो मान लिया कि उन्होंने एक कंट्रोल डाल दिया, एक रेगुलेशन डाला। किस पे डाला है? सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बिक्री और वितरण पर। किस पे कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने?
इसकी बिक्री व वितरण। अभी मैंने इस दवाई का नाम नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है आप सभी को इसका नाम पता है, क्योंकि ये बहुत सालों पहले की दवा है और हमारे अंदर जो भयावह बीमारी है, जो मान लिया कि जो मॉस्किटो जो काटता है और मॉस्किटो काटने की वजह से ये बीमारी है हम तक पहुंचती है, उस बीमारी में ये मेडिसिन काम आती है, ये आपकी वैक्सीन काम आती है। लेकिन वो वैक्सीन का टेस्ट हुआ और वो वैक्सीन कोविड-19 में सफल हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसकी जो बिक्री और वितरण को अपने हाथ में ले लिया, इसको नियंत्रण ले लिया और एक्सपोर्ट तो इसको बंद ही कर दिया। तो जैसे कि हमने अपने पहले भी एपिसोड में इसी पर्टिकुलर वैक्सीन का हमने डिस्कस किया था कि ये वैक्सीन जो यूएस के अंदर लोगों ने काम में ली, वहाँ कुछ लोग ठीक हुए, कुछ ने बताया कि एक व्यक्ति जो इससे संक्रमित था लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो ऐसी अफवाहें जो हम पहले सुनते थे, लेकिन आज हमारे डॉक्टर्स ने ये पाया कि ये कारगर है। जब कारगर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस पे बैन लगा दिया, इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया और इसके सेल और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया, रेगुलेट कर दिया। तो ये दवाई जो है वो है आपकी क्या है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन। ये वो आपकी मेडिसिन है, या इसको आप कह सकते हैं ये वो दवाई है, ये वो वैक्सीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन। इंग्लिश के बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन। ये वो मेडिसिन है, ये वो दवाई है। यानी ये किस रोग की है, मलेरिया की। तो मैं इसका रोग को अभी आउट कर रहा हूं आपको कि वो आपकी मलेरिया के रोग में, जो आपको पता है कि जो मलेरिया का जो मॉस्किटो है और उस मॉस्किटो के जरिए ये, ठीक है ना, उसके एक मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो मलेरिया की जो दवाई है वो दवाई कोविड-19 में कारगर साबित हो रही है। राजस्थान के डॉक्टरों ने भी इसको बड़े स्तर पे इसको पाया है कि ये दवाई देने से मरीज ठीक हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसकी बिक्री और इसके वितरण को रेगुलेट कर लिया। तो आप इस दवाई को याद रखिए। एक दूसरा, इस रोग, किस रोग की ये दवाई जो पहले से काम आ रही है वो है मलेरिया। और मलेरिया रोग किससे फैलता है, मादा जो एनाफेलिस है, मादा एनाफेलिस नामक जो मॉस्किटो जो मच्छर है, उससे ये आपकी जो मलेरिया फैलता है। और मलेरिया में हम पहले से इस दवाई को काम में ले रहे हैं। तो पहले से जो दवाई काम आ रही है वही दवाई कोविड-19 में हमने इसको आजमाया और ये सफल हुए। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको नियंत्रित किया, अपने नियंत्रण में लिया है, इसके सेल और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सभी से माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मिजाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। और जब भी आपकी नज़र में आपको, हमने अभी इसको रेगुलराइज, मतलब इसकी टाइमिंग जो हमने फिक्स नहीं की है, मॉर्निंग में हम अभी भी जो 7:30 से लेकर के, और कभी भी इसको हम जो लॉन्च कर रहे हैं इसका हम जल्द ही टाइम फिक्स करेंगे। 7:30 PM इसका मॉर्निंग का टाइम रहेगा और 7:30 बजे आपको मिजाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे लाइव जो न्यूज़ का जो पहले हेडलाइंस आपको मिलेंगे, हेडलाइंस के बाद आपको क्वेश्चंस जो है बताए जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस आपके टोटली करंट अफेयर्स पे होंगे, समसामयिक घटनाओं पे होंगे, वहीं से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं अपने जो यूट्यूब चैनल के जो लाइव जो प्लेटफॉर्म है इसी पे आपको बता देंगे। इसके अलावा देखो, करंट अफेयर्स बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो सारे जो क्वेश्चंस है हम यहाँ कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको हमारे जो मंथ एंड पे हमारी जो आपकी जो ई बुक बनती है, या ई जो सॉल्यूशंस है, ई क्वेश्चंस है, ई क्वेश्चंस के अंदर और ई बुक के अंदर आपको करंट से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएगी। जो क्वेश्चंस है उसके अंदर पूरे मंथ के 200 to 250 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, और ई बुक में रेस्ट ऑफ जो करंट अफेयर्स है वो सारा आपका उसमें आपको मिल जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल ने ई बुक और ई क्वेश्चंस दोनों है वो फ्री रखे हैं। और ये हमारा जो आपका जो लाइव जो चैनल है यूट्यूब पे, ये आपका निःशुल्क रोज 7:30 बजे आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम आप और आपके साथी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो भी हो, अधिक से अधिक संख्या में जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, दे कैन जॉइन, दे कैन शेयर इट एंड दे कैन लाइक इट। आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें आपका कोई
पैसा नहीं लगता है, क्योंकि हम पैसा लगने वाली चीज में भी आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। तो आपके सब्सक्रिप्शन में, आपके लाइक और आपके शेयर में तो कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये आप जो शेयर कीजिए, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता है, और शेयर करने से आपका कोई बजट नहीं बढ़ता है, ना ही मोबाइल पे आपका कोई लोड बढ़ता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, और आपको अगेन बहुत बहुत नमस्कार।